हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के भाग 18 में चर्चा करेंगे, जिसमें कि यूकेपीएससी के सिलेबस पर आधारित हिंदी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी या किसी भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में हिंदी विषय है, तो यह सीरीज आपके रिवीजन और मूल्यांकन हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बाकी आप चैनल पे और भी वीडियो हैं, इस सीरीज़ की 17 वीडियो आ चुकी हैं, तो उनको भी जाकर देख सकते हैं और जो आगामी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए अपना एक सटीक मूल्यांकन आप कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है दोस्तों, आकलन शब्द का विलोम शब्द है। विकल्प हैं विकलन, संकलन, समाकलन, प्राकलन। तो इसका फटाफट से आंसर करिए। तब तक मैं एक दो विलोम शब्द यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे कि बार बार पूछा जाता है दोस्तों, एक आवृत, तो आवृत का होता है दोस्तों अनावृत। ठीक है, आज मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा साफ साफ लिखने का प्रयास करूँ। ठीक है, इसके अलावा एक पूछा जाता है बार बार सम्मुख। सम्मुख का विलोम होता है दोस्तों विमुख। ठीक है, विमुख। इसके अलावा एक पूछा जाता है वक्ता। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो इसका विलोम हो जाएगा क्या? श्रोता, जैसे कि आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन हो गए, आवृत का अनावृत, सम्मुख का विमुख, वक्ता का श्रोता। और यहाँ पे जो आकलन का विलोम हो जाएगा दोस्तों, ये होता है विकल्प ए विकलन। तो एक प्रश्न से हमने 4 यहाँ पे विलोम शब्द यहाँ पे समझे और आप इनको याद भी करिएगा। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। पूछ रहा है सख्यागमन शब्द का सही संधि विच्छेद है। विकल्प है सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, सखी धन गमन, सख्या धन गमन। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए सखी धन आगमन। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे यण संधि का नियम है। यण संधि का क्या नियम है तो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। यदि ई या उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आएगा तो ई का हो जाएगा दोस्तों या, ऊ का हो जाएगा दोस्तों वा, और री का हो जाता है दोस्तों रा। इस केस में क्या हो रहा है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सखी धन आगमन, तो सा हो गया, धन खा हो गया, और खा में क्या है बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। धन हो रहा है आगमन, यहाँ पे पीछे बच गया गमन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, उन दोनों को मिलकर हो जाएगा या। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे या। अब हमारे पास क्या बचा, ये आधा खा बच गया, तो आधा ख्या को यहाँ पे चिपका दो इस पे। आगे का क्या बच गया, सा बच गया, और पीछे का बच गया गमन। तो पूरा का पूरा वाक्य बन गया, ये यह शब्द बन गया, सॉरी वाक्य नहीं होगा, शब्द बन गया सख्यागमन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नियम समझ में आया होगा। और यण संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है, इसको आप देख सकते हैं। आप अगर कोई आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और आपके बीच में 4 ऑप्शन है जिसमें से कोई आधा व्यंजन आपको दिख रहा है तो आप उसको भी फिर तुक्का मार सकते हैं। लेकिन अगर आपको नियम पता है तो आप नियम के अनुसार उसको सटीक विकल्प चुन पाएंगे। बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में। पूछ रहा है दोस्तों, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो हमने देखा है कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अगर किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता है तो क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाता है। ठीक है, और किसी वाक्य में अगर कर्म की प्रधानता है, किसी वाक्य में कर्म है या कर्म की प्रधानता है तो वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। और किसी वाक्य से अगर हमें भाव पैदा हो रहा है या भाव का बोध हो रहा है तो उस केस में हो जाता है भाववाच्य। तो अगर यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं दोस्तों, तो मुझसे बैठना नहीं जाता, ये कि भाव पैदा हो रहा है इस वाक्य से, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। सीता पत्र लिखती है, इसमें कर्ता है इसलिए ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी कर्ता है, कर्ता यहाँ पे राम हो गया तो इसलिए ये भी कर्तृवाच्य हो जाएगा। पत्र लिखा जाता है दोस्तों, इसमें कर्ता नहीं है, इसमें कर्म है, इसलिए हो जाएगा दोस्तों ये कर्मवाच्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष है।
विशेष्य को छांटना है दोस्तों। विकल्प हैं कठोर, हृदय, पिघल, मोम। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखना है विशेष्य को हमने ढूंढना है, पूरा इसको ढंग से पढ़ेंगे। तो कठोर हृदय पे अगर आप जाएंगे तो हृदय है, और हृदय को क्या बोला जा रहा है दोस्तों? कठोर बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो कठोर है ये विशेषण हो गया, ठीक है। और विशेषण किसका, विशेषण या विशेषता किसकी बताई जाती है? किसी भी शब्द की जो विशेषता बताए वो विशेषण होता है, और विशेषण जिसकी बताई जाएगी वो होता है विशेष्य। तो यहाँ पे विशेषण हो गया कठोर, और ये कठोर किसकी विशेषता है? तो ये हृदय की विशेषता है। तो हृदय यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पिघल, तो पिघलना एक क्या हो गई? क्रिया हो गई, ठीक है। और जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता कैसी है यहाँ पे? मोम जैसा। मोम जैसा यहाँ पे हो जाएगा क्या? क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण। और अगर इसी वाक्य में आपसे पूछ ले, यहाँ पे अंडरलाइन कर दे और अंडरलाइन करके पूछे आपसे कि यहाँ पे कौन सी क्रिया है, तो हमने देखा था जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं संयुक्त रूप से आ जाती हैं या साथ साथ आ जाती हैं तो उस केस में हो जाता है क्या? संयुक्त क्रिया उसको बोलते हैं। जैसे कि अपने आप में देखेंगे आप, पिघलना अपने आप में क्रिया है और गया भी अपने आप में क्रिया है, तो उस केस में दोस्तों ये हो जाएगा संयुक्त क्रिया। बाकी इसका जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पर विशेष्य हृदय। कठोर हृदय, कठोर हो गया विशेषण और हृदय हो गया विशेष्य। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है? विकल्प हैं हिमालय, इत्यादि, तल्लीन, देवेंद्र। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। हम गुण संधि का नियम देखते हैं। तो गुण संधि का नियम क्या है? यदि आ और आ के बाद क्या आए, ई आए, क्या आए? ई या ई आए तो क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। और यदि आ के बाद इसको डिटो कर देते हैं, क्या है? ऊ या ओ, बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। और या फिर अगर इन दोनों के बाद कोई क्या आ जाता है? री आता है तो तब क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये नियम कहाँ पे लगेगा। तो अगर हम बात करते हैं, इसका नियम आपने नोट कर लेना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। और हम इसके आंसर की ओर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हिमालय की, तो हिमालय का क्या संधि विच्छेद है? हिम धन आलय। और यह जो नियम लगता है दोस्तों ये दीर्घ संधि का नियम है। हमने भी पीछे पढ़ा, यहाँ पे कोई नियम मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आ धन आ हो रहा है, और आ धन आ किसका नियम है? दीर्घ संधि का। आप बोलेंगे आ कैसा हो रहा? माँ हलंत आ और धन ये वाला आ, ठीक है। तो आ प्लस आ जब होगा तो दीर्घ संधि का नियम यहाँ पे लगेगा और दीर्घ संधि हो जाएगी। हिमालय में है दीर्घ संधि। इत्यादि हमने अभी जस्ट पीछे देखा तो यण संधि का नियम है। ये क्या हो रहा है? इति प्लस आदि। और हमने क्या पढ़ा? जब ई के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो या हो जाएगा, और या यहाँ पे हो गया है इत्यादि, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पे आधा स्वर होगा, लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगा मामला। यहाँ पे तत्लीन, तत् धन लीन है, ठीक है, तत् धन लीन, तो ये हो जाएगा क्या? तल्लीन। और तल्लीन ये जो नियम है तत्लीन का, ये है क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगर हम देखेंगे इसके आंसर की बात करेंगे तो देवेंद्र में जो है गुण संधि है। हमने क्या देखा? देव धन इंद्र, ठीक है, इंद्र। हमने क्या देखा था कि यदि आ के बाद ई या बड़ी ई आती है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? एक ही मात्रा लग जाती है, और जब एक ही मात्रा लगेगी तो ये क्या हो जाएगा? देवेंद्र हो जाएगा, ये ई यहाँ से हट जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो जाएगा गुण संधि। क्या है? गुण संधि यहाँ पे नियम है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। पूछ रहा है दोस्तों, सप्तऋषि शब्द में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो समास का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है संक्षेप कर देना, किसी को कम शब्दों में कर देना। तो समास का अर्थ हो गया संक्षेप, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी सामासिक पद में या कोई भी समास का शब्द है, अगर उसका पहला पद अगर संख्यावाचक है तो उस केस में दोस्तों वो हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हो रहा है सप्त धन ऋषि, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? सप्त का मतलब होता है 7 और सप्त ऋषि का मतलब 7 ऋषियों की बात हो रही है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। मतलब ये 4 विकल्पों में से एक जो है वो घन उसका अर्थ नहीं होता है, या घन का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे विकल्प है आपके सामने, बादल, घना, घनिष्ठ और हथौड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे जो घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है वो हो जाएगा विकल्प सी। बाकी बादल भी होता है, घना भी होता है और हथौड़ा भी होता है, ठीक है।
बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। और 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। तो दोस्तों कान का कच्चा होना एक अच्छी बात नहीं होती है। इसका मतलब होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, उसको हम बोलेंगे कि कान का कच्चा है। ठीक है, कान का कच्चा होना अर्थात सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है दोस्तों, इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, एक शब्द इनमें से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प हैं अश्म, सैंधव, घोटक, तुरंग। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तब तक आप इसका आंसर करिए। अगर आंसर क्या करिए, फटाफट से मैं इसका आंसर कर ही देता हूँ। इसका हो जाएगा अश्म। अश्म दोस्तों आपको पता है किसका है? प्रस्तर। प्रस्तर, तो ये प्रस्तर क्या हुआ? पाषाण हुआ। अब ये पाषाण क्या हुआ? तो पाषाण हुआ क्या? उपल। अब ये उपल क्या हुआ? तो उपल क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा उपल? उपल हो जाता है दोस्तों पत्थर। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके हैं? पत्थर के पर्यायवाची हैं। अश्म, परस्तर, पाषाण, उपल और पत्थर। अगर हम बात करते हैं किसके, तो ये तीनों के तीनों हो गए घोड़े के पर्यायवाची। इसके अलावा जो और कुछ इसके पूछे जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, रवि, शुत। ठीक है, इसके अलावा है, ये भी घोड़े का पर्यायवाची है। बाजी, बाजी, बाजी हो गया। और अश्व तो आप जानते ही हैं। तो ये हो गए किसके? घोड़े के। और बाकी आपने अभी जो दिखे अश्म, उपल, परस्तर, पाषाण, वो हो गए पत्थर के। 10वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको क्वेश्चन में पेपरों में देखा जा सकता है आगे। चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों, कौन सा इसका आंसर होगा? तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं यहाँ पे। नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, ये संवाद मुझे लगता है कि जब भगवान राम शिव का धनुष तोड़ देते हैं तो लक्ष्मण और परशुराम के बीच के संवाद की आई थिंक ये पंक्ति है। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ हुआ कि चाप का मतलब हो गया धनुष और रिसाने का मतलब होता है क्रोध। तो मतलब टूटे धनुष, जो टूटा हुआ धनुष है वो क्रोध के करने से जुड़ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की ओर। कंधा का तत्सम शब्द है, विकल्प है ई स्कंद, कक्षु, स्कंद, कंधु। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। इसके अलावा कुछ जो और तत्सम तद्भव हो सकते हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बार बार मैं बोलता ही हूँ, जैसे हो गया आपका तद्भव शब्द है देवर। ठीक है, और देवर का तत्सम क्या होता है? द्विवर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा मोती एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? मौक्तिक। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमने अभी देखा कि माखन एक क्या है? मक्खन या माखन एक तद्भव शब्द है जिसका तो तत्सम होता है क्या होता है? मरक्षण। ठीक है, क्या होता है? मरक्षण होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा एक और है बछड़ा। बछड़ा भी एक क्या है? बछड़ा एक तद्भव शब्द है जिसका होता है वत्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंधा का जो तत्सम शब्द होता है स्कंद होता है। 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कुमुदनी। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, मैं बोलूँगा तो वैसे भी समझ नहीं आएगा। आप फटाफट से इसका आंसर यहाँ पे करिए। तब तक मैं कुछ और शब्द लिख देता हूँ जिनका वर्तनी शुद्ध लिखनी होती है। तो आप देखिए, जैसे एक आता है प्रज्वलित। ठीक है, प्रज्वलित ऐसा लिखा जाएगा। इसके अलावा सन्यासी, सन्यासी ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा और जो शब्द आता है जैसे अनुगृहित, अनुगृहित। ठीक है, एक ये हो गया जो बहुत बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा कवयित्री। ठीक है, कवयित्री हो गया। इसके अलावा रचयिता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है ना, ये दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं, रचयिता। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें जो शुद्ध शब्द है ये हो जाएगा कुमुदिनी। ठीक है, डी वाला इसमें सही हो जाएगा। और बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 में। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? वैसे यूपीएससी के सिलेबस में क्या साहित्य नहीं है, लेकिन ये साहित्य नहीं, एक जीएस का भी क्वेश्चन बन जाता है, एक नॉर्मल फैक्चुअल क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था दोस्तों? ये हो जाएगा कौन सा?
प्रिय प्रवास, ठीक है। और ये किनका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, उपाध्याय। और इनका एक क्या था? उपनाम था इनका हरि औध, ठीक है, हरि औध इनका क्या था? उपनाम था। अगर पूछा जाए कि हरि औध किसका उपनाम है तो वो किसका है? अयोध्या सिंह किसका? उपाध्याय जी का है, ठीक है। इसके अलावा ये कामिनी जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इसके अलावा नीरजा की बात करते हैं तो नीरजा है किसकी? नीरजा। इसके अलावा निहार है, सांध्य गीत, सांध्य गीत ये किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी, ठीक है, महादेवी वर्मा जी की ये हैं निहार, सांध्य गीत। और नीरजा ये क्या है? काव्य संग्रह इनके हैं, ठीक है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। और 14वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। विकल्प हैं, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे को जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। तो फटाफट से इसका शुद्ध रूप वाला आप बताइए। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि इसमें जो पहला वाला है और पहला वाला कह रहा है मैं, सॉरी, यहाँ पे जो दूसरा वाला है और ये लास्ट वाला है ये पहले ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका जो क्रम है ये क्रम सही नहीं है, इसमें उल्टा पुल्टा हो गया है, इसलिए ये दोनों आप आसानी से एलिमिनेट कर देंगे। अब इन दोनों में आपको एक को चुनना है, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इसमें ये इसका गलत हो जाएगा। विकल्प सी इसका सही है, श्याम पौधे सींच रहा है। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है दोस्तों। यहाँ पे गड़बड़ ये है कि जल से, क्योंकि सींचने में ही नियत है कि जल से ही पौधे सींचे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है? शब्दों की अधिकता है, इस प्रकार यहाँ पे एरर हो जाएगा। श्याम पौधे सींच रहा है तो अपने आप ये निर्धारित है कि अगर पौधों की बात हो रही है तो वो जल से ही सींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो शुद्ध हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में पहुंच चुके हैं हम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी, ब्राचड़। फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दीबाजी ना करें, ध्यान से करिए, पेपर नज़दीक में है। तो क्या हुआ, आपकी तैयारी अच्छी है और आप अच्छे से पेपर को कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान से करिए, ज़्यादा जल्दीबाजी क्या बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके आंसर की, तो मैं बताऊँ आपको, जो मागधी अपभ्रंश है उससे किस बोली का, किस चीज़ का विकास हुआ है? तो मागधी से हुआ है दोस्तों असमिया, ठीक है, असमिया हो गया। इसके अलावा कौन सी हैं? बांग्ला हो गया, बांग्ला। इसके अलावा कौन? बिहारी, और बिहारी के बाद है उड़िया, ठीक है। बिहारी में आपको पता है कि बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली आ जाती हैं, तो ये सारी की सारी इसी के अंडर में आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अर्धमागधी की बात करें तो पूर्वी हिंदी को आपको ध्यान रखना है, पूर्वी हिंदी। और आपको पता होगा कि पूर्वी हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं? ABC, क्या क्या हो गया? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये अवधि हो गया, तो अवधि किसके उसमें आता है? अवधि बोली पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। बाकी सौरसैनी को देख लेते हैं। सौरसैनी में क्या है? पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी में क्या है? 5 बोलियाँ हैं, वो आप जानते ही हैं। पश्चिम के बाबू ने कन्नौज के कौरवों पर ब्रज फेंके, यह हमारी ट्रिक है, और इससे हम सारी की सारी 5 उपबोलियाँ क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सौरसैनी में, तो राजस्थानी आती है, एक राजस्थानी, ठीक है, और एक है गुजराती। ये सारे के सारे किस्से हैं, सौरसैनी से इनका विकास हुआ है। बाकी ब्राचड़ की अगर हम बात करते हैं तो ब्राचड़ में कौन सी हैं? पंजाबी और सिंधी, ठीक है, पंजाबी और सिंधी किससे विकास हुआ है? ब्राचड़ से हुआ है। बढ़ेंगे 16वें प्रश्न की ओर। पूछ रहा है दोस्तों, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा आशातीत, अप्रत्याशित, प्रत्याशित, अप्रत्याशित। आप देखिए दोस्तों, मैंने बहुत क्लोज यहाँ पे ऑप्शन रख दिए हैं, और ये वही कर पाएगा जिसका वर्तनी भी ठीक होगा या फिर जिसने इसको डिटेल में पढ़ा होगा। अब मैंने एक हिंट दे दिया है, तो आपने 2 ऑप्शन यहाँ पे अपने आप ही एलिमिनेट आपने कर लिए होंगे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, उसके लिए हो जाएगा अप्रत्याशित। जैसे कि सबके सब अभी पटवारी का पेपर देने गए और उसकी किसी ने कोई आशा नहीं थी कि ये लीक हो जाएगा, और वो लीक हो गया, तो दोस्तों ये घटना हो जाएगी अप्रत्याशित। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये पेपर इतनी वीडियो के बाद भी
ऐसे यहाँ पे घपला हो जाएगा और पटवारी का पेपर भी लीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये घटना हो जाएगी अपनी अप्रत्याशित। अब आशातीत की बात करें कि जो उम्मीदों से ज़्यादा हो जाए, आशा से परे हो। जैसे कि वीडियो और वीडियो में जब घपले की शुरुआत चल रही थी तो लगा होगा कि 10-5 लोग इसमें होंगे, लेकिन उसमें 55-60 लोग निकल गए। तो ये हमारी आशा से जो था, आशा से परे हो गया। तो इस प्रकार ये वाली घटना हमारी क्या हो जाएगा, आशातीत, यानी कि जो आशा से परे हो जाए। और अप्रत्याशित जिसका मैंने सोचा नहीं था, मतलब जैसे कि वही मैंने आपको दिया भी उदाहरण, कौन सा, पटवारी वाला, जिसके आपने कोई उम्मीद नहीं की थी। बढ़ेंगे 17वें प्रश्न की ओर। पूछ रहा है दोस्तों, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ माना जाता है? देववाणी से, खरोष्टी से, ब्राह्मी से, सिंधु से। तो दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, वीडियो को रोक के इसका आंसर करिए। और इसका आंसर है विकल्प सी, ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ माना जाता है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? विकल्प हैं ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और इसका सटीक आंसर यहाँ पे हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो अपभ्रंश है उसको पुराने हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है, कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? विकल्प हैं वैयक्तिक पत्र, अनुस्मारक पत्र, अधिसूचना या फिर परिपत्र। तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत दोस्तों जो नहीं आएगा वो हो जाएगा कौन सा नहीं आएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, वैयक्तिक पत्र। बाकी सब के सब औपचारिकता पूर्ण लिखे जाते हैं। औपचारिक का मतलब जिसमें आप कोई औपचारिकता रखते हैं कि हम जैसे सम्मान में बात करेंगे, कोई उसमें पर्सनल बातें नहीं करेंगे। तो ये कुछ नियम हैं, मर्यादा हैं जो हमें रखनी पड़ती हैं, वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। और व्यक्तिगत पत्र में ऐसी कोई हमें औपचारिकता नहीं रखनी पड़ती, हम कुछ भी अपने मन की बात लिख सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति को जैसे हमें किसी दोस्त को लिखना है तो वो एक वैयक्तिक पत्र है जिसमें हम कोई औपचारिकता नहीं रखेंगे। ठीक है, और ये सारे जो हैं ये राजकाज की काम में यूज होते हैं। जैसे अनुस्मारक हो गया, अनुस्मारक का मतलब हो गया दोस्तों रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। इसके अलावा अधिसूचना आपको पता ही है। ठीक है, गैजेट हो गया, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं उसको, राजपत्र में हो गया, या कोई सूचना पूरे राज्य को देनी है, कुछ देश को देनी है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अधिसूचना हो जाएगा। परिपत्र का मतलब होता है सर्कुलर, जब किसी एक ही पत्र को किसी अन्य विभागों या पूरे भारत सरकार में अन्य अन्य राज्यों को भेजने हैं, तो एक पत्र जो होगा उसकी क्या कर दिए जाते हैं, सर्कुलर जारी कर दिया जाता है, सभी को एक साथ भेज देना, उसको हम बोलते हैं परिपत्र, सर्कुलर। ये पूछा भी जा सकता है कि परिपत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या सर्कुलर को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो आप ध्यान रखना कि परिपत्र। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। और 20वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 25 प्रश्न है दोस्तों आज। तो निम्न में से कौन सा शब्द स्वर्ग का वर्गीकरण नहीं है? विकल्प हैं दोस्तों प्लुत हो गया, संयुक्त हो गया, दीर्घ और द्वित्व। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो यहाँ पे जो स्वर का वर्गीकरण नहीं है वो हो जाएगा द्वित्व। आपको पता है कि प्लुत स्वर भी होता है और संयुक्त स्वर भी होता है, दीर्घ स्वर भी होता है। प्लुत स्वर दोस्तों जो होते हैं जिनमें हम दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा क्या लगाते हैं, जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा हमें क्या लगानी पड़ती है, शक्ति लगानी पड़ती है, उनको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। जैसे हम बोलेंगे ओम बोलेंगे तो ओम में हम ओ की मात्रा को और ज़्यादा प्रभाव के साथ बोलते हैं, तो वो प्लुत स्वर हो जाएगा। संयुक्त स्वर जो दो स्वरों के योग से बनते हैं, जैसे कि आ धन ऊ से मिलकर बनता है क्या, आ धन ऊ बराबर ओ। ठीक है, तो जो ओ है दोस्तों ये संयुक्त स्वर है। अगर हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की, तो आपको पता ही है कि आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। द्वित्व होता है दोस्तों व्यंजन, जैसे हमें लिखना है संपन्न, तो यहाँ पे जो ये ना है ना, ये दो एक साथ आ गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं व्यंजन का द्वित्व होना। ठीक है, जब दो व्यंजन एक ही साथ इस प्रकार आ जाते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं व्यंजन का द्वित्व होना। ठीक है, 21वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे पूछ रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? विकल्प हैं 2, 3, 4, 5। तो ये बहुत बार आपने किया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प क्या, बी। और बी में क्या 3 है यहाँ पे, तो एक आता है दोस्तों रूढ़ संज्ञा, इसके अलावा यौगिक संज्ञा, यौगिक, और एक आता है अपना योग रूढ़। ठीक है, जिस संज्ञा की हम सार्थक खंड नहीं कर पाते वो रूढ़ संज्ञा हो जाएगी। जो दो
सार्थक शब्दों से मिलकर बनती है उनको हम बोलेंगे यौगिक। और जहाँ पे हम सार्थक खंड कर पाएंगे किसी भी शब्द के लेकिन उसके सामान्य अर्थ को नहीं लेंगे, एक विशेष अर्थ में बात करेंगे, तो दोस्तों वहाँ पे हो जाएगा योग रूढ़। तो 3 प्रकार की होती है और अर्थ के आधार पर पूछी जाए संज्ञा तब हो जाती है दोस्तों 5 प्रकार की। और वो 5 प्रकार के आप भली भांति जानते हैं कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। 22वें प्रश्न को हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं 23वें प्रश्न की ओर। पूछ रहा दोस्तों कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, केशव, चक्रपाणी, मुक्त पुरुष, दामोदर। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। यहाँ पे जो विष्णु का पर्यायवाची है वो केशव भी है, चक्रपाणी भी है, दामोदर भी है, लेकिन यहाँ पे मुक्त पुरुष नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों किसके हैं, विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। 24वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा शब्द पुल्लिंग है, विकल्प है मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। तो आपको मैंने बोला था कि हर शब्द के आगे अच्छा या अच्छी लगा के आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर हर जगह नहीं लगा सकते आप, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लगाएंगे तो कहीं पर क्या हो रहा है, मंत्रणा हो रही है, हम ये नहीं बोलेंगे कि मंत्रणा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्त्रीलिंग है इसलिए ये नहीं होगा। सभा चल रही है, सभा हो रही है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यहाँ पे भी सभा हो रहा है, हम नहीं बोलते सभा हो रही है, इसलिए ये भी पुल्लिंग नहीं है। मंडली बैठी है, मंडली बैठा है नहीं बोलते, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। और न्याय अच्छा होता है या न्याय होती है नहीं बोलते, हम बोलते हैं न्याय हो रहा है या न्याय होगा, न्याय होगी नहीं बोलते, इसलिए दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी आप ऐसे इसको भी लगा के देख सकते हैं, कहीं पे ये बैठेगा तो वहाँ पे आप इन दोनों को आगे लगा सकते हैं, लेकिन कुछ अपवाद आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे कि एक चील हो गया, तो हमें ध्यान रहता है कि चील उड़ रही है, तो एक्चुअल में क्या होता है, वो क्या होता है, चील, हम बोलते हैं चील उड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो स्त्रीलिंग है, चील उड़ रही है हमें बोलना पड़ेगा, ठीक है, वो स्त्रीलिंग है। जैसे दही खट्टी हम बोलते हैं, लेकिन वो पुल्लिंग शब्द है, दही खट्टा है बोलना चाहिए। लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपके लिए एक कमेंट करने के लिए प्रश्न है, उसको भी देखिएगा। पूछ रहा है दोस्तों बात का धनी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सच्चा होना, बात को मानने वाला, निस्वार्थ होना, वायदे का पक्का होना। तो बात का धनी होना ये हर किसी को क्या बोलते हैं, हर व्यक्ति का एक गुण होना चाहिए, ठीक है। आप पैसों से धनी ना होना, आपको बातों का भी धनी होना पड़ेगा, बात का भी धनी होना आवश्यक है जीवन के मूल्यों के आधार पर देखा जाए तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वायदे का पक्का होना, उसको बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति वायदे का पक्का है तो इसका मतलब वो क्या है, वो बात का धनी व्यक्ति है। बाकी दोस्तों आज के 25 प्रश्न समाप्त होते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिए दोस्तों, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और साथ में अपने दोस्तों को भी आप जोड़ सकते हैं। और आपका कमेंट करने का प्रश्न ये रहा दोस्तों, पूछ रहा है अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए 2, 3, 6, 8। तो अपना डेडिकेशन दिखाइए, कमेंट करिए। और दोस्तों जो सबसे ज़रूरी बात है कि अब 5 तारीख अगर आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर है तो बहुत कम समय बचा हुआ है, अपना टेंशन मत लीजिए और अपना रिवीजन करते रहिए। और अपने आप अपनी मेहनत पर, अगर आपने मेहनत की है तो अपने आप पे भरोसा रखिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। धन्यवाद दोस्तों।